नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये छात्र हैं, आईआईटी के दोनों छात्र हैं। इस समय दिल्ली में ये दोनों भाई बहन हैं, दिल्ली में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। और इनकी जो स्ट्रगल है या संघर्ष है या इन्होंने जो मेहनत किया है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आईआईटी में दाखिला पाने तक, बहुत ही बोलना चाहिए। आप यदि आपके बच्चे छोटे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों का आप अच्छा एजुकेशन दिला सके, आईआईटी या उसके अलावा और भी अच्छा जो उच्च शिक्षण होते हैं उसमें अपने बच्चों को अगर आप आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आज हमारी जो बातचीत देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपके बच्चों को कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि यदि हम कितनी भी कठिनाई में रहें, उसके बावजूद भी अगर दिल में जज्बा हो, मेहनत करें, तो बच्चों में लगन हो कुछ करने की, तो बच्चे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण ये बच्चे हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मयूर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि आपके पिताजी, मैं उनसे मिल के आया हूँ, अभी सब्जी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सब्जी बेचना या और भी छोटे छोटे जो भी व्यवसाय हैं, उससे भी व्यक्ति अपना जीवन यापन तो कर लेता है। लेकिन आप भी जानते हैं, जैसे जो आपका जो कोचिंग जो क्लास है, जहाँ पे आपने कोचिंग की है, उसकी फ़ीस जो है भारी भरकम रहती है। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे पिताजी सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुझे वहाँ पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे? पहले तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। आपको इस बात का कुछ एहसास था? इन दिस केस, मतलब इस बात में मैं, हमारे जो सर है ना, विकास सर, मिदास इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, वो दे हेल्प बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प किया था हमारी इस चीज़ में। फाइनेंशियली आई एम वेरी वीक बैकग्राउंड से। आप जैसे बोल रहे हो कि हमारे पापा कि ये करते, सब्जी बेचने का काम करते, तो अगर देखें, अगर जो हमारा डेली नीड पूरा होता है, अदर देन डैट हमें सपोर्ट नहीं मिलता कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमारे, तो हम फ़ी भी नहीं पे कर पाते। ये तो मतलब जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने आपकी हेल्प की है? दे हैड हेल्प अस ह्यूजली। उसके अलावा उन्होंने तो हेल्प की है, साथ में अगर आप मेहनत नहीं करते तो क्या ये मुकाम हासिल कर पाते? हाँ सर, एट द एंड ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन अस। हम कितना मेहनत करेंगे उसी पे हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सामने वाला कितना भी आपके ठोक पीट दे, कितना भी कोई आपके ऊपर एफर्ट डाले, कुछ नहीं हो पाएगा। तो कितना परसेंटेज आया था आपका लगभग उस समय? आई एम अ ड्रॉपर इन 12th, तो मेरा अराउंड 25,000 रैंक था। आफ्टर आई टेक द ड्रॉप 7,000 के अराउंड रैंक आया था इन जेई एडवांस। तो जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यदि उनके जो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं और पहले प्रयास में, है ना, जैसे आपने बोला आप ड्रॉपर थे, आपने ड्रॉप लिया था, तो पहले प्रयास में यदि वो फेल हो जाए, उनका एडमिशन ना हो पाए, तो क्या दूसरी बार से फिर तैयारी करना चाहिए? क्या उसमें कहाँ तक चांस रहते हैं, कितने चांस रहते हैं? कई बार नहीं तो डिप्रेशन आ जाता है, दूसरी बार भी नहीं हुआ तो। उसके लिए कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ। एक्चुअली मेरे कुछ बैचमेट्स थे, उन्होंने भी मेरे साथ ड्रॉप लिया था। तो आई वुड से कि ड्रॉप तुम्हें अंदर से पता चल जाता है कि तुम ये देख के मत लो कि सब डेली ड्रॉप। अगर मान लो 12th में कई लोगों का ख़राब रिजल्ट आ रहा, और अगर तुम बाजू वाला ड्रॉप ले रहा है, तुम भी ड्रॉप ले रहे हो, ये मेंटेलिटी से मत लेना। तुम्हें अंदर से ही आएगा कि तुम अगर कर सकते हो तो ही लेना, नहीं तो मत लेना। क्योंकि ड्रॉप में क्या है, पहले से ही तुम 12th में तुम एक साल तुम अपना अलग से एफर्ट डाल रहे हो, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है। स्टूडेंट्स को अंदर से मतलब ऐसे फील होता है कि तुम अगर मेहनत कर सकते हो तभी लेना ड्रॉप। आई वुड से कॉन्फिडेंस है 100%, यदि कॉन्फिडेंस है तब ड्रॉप लेना, तभी लेना, नहीं तो ना लो। आई वुड सजेस्ट। मयूर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो शुरुआत है, जैसे आपने पिताजी के फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है आप उसको कहीं ना कहीं फील करते थे, समझते थे, तब आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी कोचिंग वालों ने भी हेल्प की है, विकास सर जो आप नाम बता रहे हैं, मिडास कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, तो उन्होंने जो हेल्प की है, तो उसके बाद आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि यार मुझे यहाँ से भी हेल्प मिल रही है, पिताजी भी चाहते हैं कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपके तरफ अब जो बॉल जो है, गेंद जो है, अब वो आपके पास में आ गई है ना, कि जो कुछ भी करना फिर अब आपको ही करना है। तब आपने ऐसा कुछ प्रण या संकल्प लिया था?
एक्चुअली दैट वाज माय मोटिवेशन कि पापा भी मतलब कुछ हमारी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं है, अगर 12th के बाद कुछ नहीं होता मेरे से तो कुछ कर ही नहीं पाता आगे लाइफ में, आगे फिर पापा के साथ ही कुछ काम करना पड़ जाता। प्लस जो एफर्ट मुझे सपोर्ट दिया था उसका रिटर्न भी मुझे देना था कोचिंग को। दैट वाज मतलब मोटिवेशन थी मेरे लिए कि लोग मेरे ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो मुझे उन्हें भी कुछ वापसी में देना था रिटर्न, जो कि एज अ रिजल्ट मेरा काम करा और अच्छा कॉलेज। हाँ, तो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स था। एट द सेम टाइम हो सकता है किसी बच्चे के लिए प्रेशर भी आ सकता है इस चीज़ का कि भाई हम अच्छा मेरा भी एक एज अ इन माय प्रिपरेशन देयर वाज अ फ्रेज व्हेन ऑल दिस थिंग्स लाइक जो टीचर्स हैं मेरे वो पढ़ाते थे लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं उन्हें कुछ दे ही नहीं पाता था। उन्होंने अपना इतना ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाया और एट द रिटर्न उनको कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा उनका रिजल्ट, मैं क्योंकि ये नहीं कर पाता, उनको आउटपुट नहीं दे पाता था। तो एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ प्रेशर ऑल्सो। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसे लेता है। जैसे हाँ इन माई केस मैंने इसे एज अ मोटिवेशन लिया। हो सकता है किसी बच्चे पे ये प्रेशर की तरह भी आ सकता है, तो उन्हें वो चीज़ हाँ इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो कितने घंटे पढ़ते थे भाई आप? सर ये तो डिफाइंड नहीं है, किसी किसी दिन 10-15 घंटे भी चले जाता था, तो किसी के दिन कुछ पढ़ते ही नहीं थे। वो मतलब अगर अच्छा मन लग रहा है किसी दिन तो पढ़ लो, और बाकी अगर दूसरे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जेई की स्थिरता मतलब रखिए, है ना, कि आपको पढ़ना है तो ये नहीं कि यहाँ वहाँ ध्यान भटका रहे हैं। हाँ सर, मेरा यही कहना है, क्योंकि मैं इस बात में मतलब मैं खुद से ही नाराज़ रहता था कई बार कि मैं कुछ कई दिनों से पढ़ ही नहीं रहा था। 2-3 दिन अगर मान लो कुछ फालकी मार लिए, कुछ पढ़े ही नहीं, उसके बाद फिर मैं पढ़ता था तो काफ़ी पढ़ लेता था। बट ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा थोड़ा रोज़ तो पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उससे फिर कनेक्शन टूट जाता है अपने सब्जेक्ट से। जो आप जो करंट टॉपिक चल रहा है उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, तो क्वेश्चन नहीं मिल पाते, ये सब होता है, इश्यूज आते हैं। अच्छा मयूर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई की और उस स्कूल के टीचरों का क्या रोल था आपके इस IIT में दाखिला तक? हाँ सर, मैं संकल्प स्कूल से पढ़ा हूँ। अराउंड 4th स्टैंडर्ड से मैं 10th तक वहाँ पढ़ा था। और मैं एक्चुअली मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होल गोज़ टू मिदास। स्कूल में उतना ज़्यादा मैं वैसे भी ज़्यादा पढ़ता था नहीं, थोड़ा मतलब मस्तीखोर टाइप का बच्चा था, तो एट द एंड जो पढ़ता था मैं कोचिंग में पढ़ा हूँ। मैं मतलब जो मस्ती करने वाले बच्चे वो भी IIT में उनका सिलेक्शन हो जाता है ना? हाँ, ये बच्चे मान के ही नहीं चलना, क्योंकि मैं पता है 10th तक के एज ए एवरेज स्टूडेंट था। मैं इतना ज़्यादा ना स्कोरिंग था, अगर रैंकिंग ले लो ना स्कूल में या कोचिंग में, मैं बीच में आता था, एज ए एवरेज स्टूडेंट था, इतना ज़्यादा गुड मतलब हाई स्कोरर नहीं था। वो 11th-12th में आई वर्कड हार्ड एंड गॉट। अच्छा 10th में वैसे कितने परसेंटेज थे? 10th में 10 CGPA था मेरा। नहीं, कितने परसेंट? 95%। आप कैसी बात कर रहे हैं? दर्शक अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये बोल रहे हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट था। अगर 95 वाला एवरेज है तो मेरिट वाला कितना होगा? सर मैं एज इन कोचिंग की बात कर रहा हूँ कि मैं कोचिंग में एवरेज था। एज इन स्कूल आई वाज द गुड स्कोर, बट इन कोचिंग आई नो द माई लेवल। मुझे उसी से पता चल गया था। लगता था कि आप एवरेज हो? हाँ, लगता मतलब था ही सर एवरेज। ऐसा कि स्कूल में क्या था कि ज़्यादा उतना स्टडी का माहौल था ही, तो एज अ स्कूल में एवरेज अच्छा स्कोरर था। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जैसे आपको लग रहा है कि आप एवरेज थे, लेकिन आपके 95% आए थे। परसेंटेज भी काफ़ी मायने रखते हैं। जब परसेंटेज आते थे वो माँ बाप जो होते हैं, परिवार होता है, या जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये लड़का काफ़ी तेज़ है, इंटेलिजेंट है ना, और ये कुछ ना कुछ तो सक्सेस हो ही जाएगा। आपने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जिनके 80% आए हों, 75% आए हों, या उससे कम आए हों, और उनका IIT में या नीट में उनका दाखिला हुआ। ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखे हैं क्या? हाँ सर, हमने काफ़ी हमारे खुद बैचमेट्स हैं जो ये बहुत मतलब 12th जो कि 10th में नहीं, जबकि 12th में भी बहुत गंदा परफॉर्म करते, जिनका इसमें सिलेक्शन भी नहीं होता, वो ड्रॉप लेके भी अच्छा स्कोर करते। उन पे डिपेंड करता है, वो स्टूडेंट की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है, अपने अंदर कैसे ये इनहेरिट करता है, उस चीज़ को कैसे, उससे इम्प्रूवमेंट, उससे उभर के कैसे अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करता है। ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। तो आप ये ना सोचें कि आपके बच्चे का परसेंटेज कम आया है या वो अभी पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है तो आपका बच्चा शायद IIT में या नीट में या फिर और भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला नहीं हो पाएगा। मायने ये रखता है कि आप अपने बच्चों को ये मोटिवेशन, उसे ये प्रेरित करें कि वो कुछ कर सकता है।
तो जैसे ये उदाहरण, हालांकि ये 95% वाले हैं, और इन्होंने लेकिन ये भी बताया कि कई इनके ऐसे दोस्त थे जिनके काफ़ी कम मार्क्स आए थे, लेकिन आज उनका अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता मयूर, आप सुबह कितने बजे उठते थे? सर हमारी कोचिंग 9 बजे होती थी, तो उसके पहले 8 बजे उठ जाओ। कभी अगर एग्ज़ाम है सवेरे तो सवेरे 5 बजे उठ जाता था। तो 15 घंटे कैसे पढ़ते थे? रात में जगते थे इसका मतलब? सर मैं बोला ना, मैं 15 घंटे रोज़ नहीं पढ़ता था क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। तो हाँ, रात में यूजुअली रात में पढ़ता था, और कभी कभार सवेरे उठ के कर लिया, कभी जब एग्ज़ाम रही तो। हाँ। तो जैसे आप, अब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। अभी तो आप आईआईटी में हैं, दिल्ली में हैं, है ना? आप आईआईटी में, ब्रांच कौन सी है? हमारी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग है। तो आप जैसे आईआईटी में आपका दाखिला हो चुका है, हालांकि एक साल जो था पिछले 2020 में हुआ था शायद आपका, ना? तो 2020 में हुआ, उस समय कोविड चल रहा था शायद। आप कॉलेज कितने, मेरे ख्याल से कितने समय गए थे? 1-2 महीने? हम अगस्त में गए थे और दिसंबर में आ गए थे, तो ओवरऑल 3 महीने का पीरियड था। इतने महीने हम कॉलेज का एक्सपीरियंस कर पाए ओवरऑल 2 साल में। अच्छा, 2 साल में सिर्फ आपने 2-3 महीने ही कॉलेज में गए हैं। तो वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है जो बच्चे देख रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने रेमंड स्कूल या फिर संकल्प स्कूल या और भी बड़े बड़े स्कूल देखे होंगे, लेकिन आईआईटी का जो बिल्डिंग होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वो कैसा रहता है? बेस्ट थिंग वहाँ की ये रहती है कि तुम्हारे जो बैचमेट्स रहते हैं वो तुम्हारी तरह ही रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर स्कूल में या कोचिंग में, तो वहाँ पे तरह तरह के बच्चे मिलेंगे आपको। सेम चीज़ वहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं, वो फोकस माइंडेड पीपल्स रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो पहले से ही फाइट मार के आए अपने कॉलेज में, ऐसे ही नहीं आए, तो उन्हें पता है कि उन्हें पता है अपना गोल क्या है। ऐसे बच्चे होते हैं। प्लस आईआईटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आपको स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना है तो आप स्पोर्ट्स में कर सकते हो, आपको रिसर्च में जाना है आप रिसर्च में अच्छा कर सकते हो, आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है उसमें भी काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है आईआईटीएंस को। और एक बात है कि जो इन पब्लिक आईआईटीएंस की थोड़ी वैल्यू, मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑल्सो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जो सिस्टर हैं, उसका इस बार हुआ सिलेक्शन, वो भी दिल्ली में उसका एडमिशन हो गया, तो उसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपने दिया होगा, आपने उसकी जो कठिनाई आती थी पढ़ने में, या उसे आपने क्या ऐसी बात बोली, कौन सी ऐसी पट्टी पढ़ा दी जिससे वो भी सक्सेस हो गई? सेम सर, उसकी भी हमारी एग्जैक्ट हमारी जगह उसी को एटमॉस्फेयर मिला है, हम बस उसे गाइड करते थे। एट द एंड एफर्ट सारा उसी का है। अच्छा, आपके घर में मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ सर, हर जगह ही होता है लड़ाई झगड़ा, अब वो तो होता है। बाकी हाँ, मतलब इससे अफेक्ट पड़ता था कभी कभी स्टडीज़ पे, लेकिन हम उसे एज अ मैनेज कर लेते थे। अब उनको डांटना जरा कि भैया तुम लड़ते थे, मुझे दिक्कत होती थी, और जो बच्चे देख रहे हैं उनके माँ बाप भी यदि घर में इस प्रकार से कर रहे हैं तो वो ना करें। सही है ना? हाँ सर, वो मतलब वो चीज़ अपने बच्चे से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस तो यही के लिए बताओ, उनके मम्मी पापा के लिए बताओ कि क्या करना चाहिए, घर का माहौल कैसा रहना चाहिए? सर बच्चे फॉर मम्मी पापा के लिए मैं कैसे बताऊँ, मैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ का। बाकी वही है कि बच्चे से अपना जो घर का लड़ाई झगड़ा है जो भी है वो बच्चे पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और बच्चे पे प्रेशर ना डालिए कि आप अगर मान लीजिए जैसे हमारे केस में क्या था, हमारा आईआईटी में हो चुका था और हमारी सिस्टर क्या थी, स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कि हमारा हो चुका इसका नहीं हो रहा, तो उसे एज अ प्रेशर पड़ रहा था। तो हम ट्राई करें कि वो प्रेशर ना आए अपने बच्चे पे। अगर कोई बड़ा आपके यहाँ कोई यंगर ब्रदर है, सॉरी एल्डर ब्रदर है, तो उसका अगर आईआईटी एनआईटीज़ में हो गया है तो उसका प्रेशर ना आने दे छोटे इस पे, और बस लड़ाई झगड़े से उसे दूर रखिए थोड़ा, और ट्राई करिए कि उसके लिए कंफर्टेबल रहे सबसे ज़्यादा, वो अपना बढ़िया एटमॉस्फेयर मिले उसे पढ़ाई का, जिससे वो 2 साल बढ़िया मेहनत कर पाए। अच्छा, अब मैं कुछ और बातें आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई बच्चा है, अब क्या होता है कि मैंने देखा है कुछ बुक्स जो होती है ना आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की या दूसरी बुक, मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की अपने बच्चे के लिए खुद बुक लिया था, तो मेरे ख्याल से 4000 के आसपास आई थी, और कुछ बुक 2000 के आसपास आई, लगभग 10,000 के आसपास की सिर्फ बुक ही आई है। अब जो गरीब है वो तो इतनी महंगी बुकें नहीं खरीद सकता है, तो वो कैसे, मतलब इस प्रकार के टूल्स जो पढ़ाई के कैसे इकट्ठा करें और कैसे पढ़ें? सर हम तो इस केस में मतलब हम कभी काफ़ी कम नई किताबें खरीदी हमने। हम सेकेंड हैंड यूज़ करते थे। बाकी हमारे कोचिंग में लाइब्रेरी है तो उसका बेनिफिट मिल गया था काफ़ी ज़्यादा,
तो वहाँ से पढ़ लिए थे। और हम एक साथ बुक नहीं खरीदते थे कि 4,000 की एक साथ खरीद ली फिर 2,000 की, ऐसे नहीं खरीदते थे। जब नीड आई हमें उस टाइम पे, मान लीजिए अभी हमारा पहले फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है तो हमें ऑर्गेनिक की कोई किताब की ज़रूरत ही नहीं है, पहले हमने फिजिकल की खरीद लिए, बाद में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तब हम ऑर्गेनिक के लेंगे और बस। तो वैसे कौन सा राइटर जो ज़्यादा अच्छे हैं? बहुत सारे हिमांशु पांडे और भी लोग हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बुकें आपने पढ़ी होंगी जो ज़्यादा आपको हेल्प की परीक्षा के समय में। सर किस सब्जेक्ट में? जैसे फिजिक्स की जो बुक है या केमिस्ट्री के या मैथ्स की जो बुक है, उसमें कौन से राइटर की बुक ज़्यादा अच्छी रहती है तैयारी करने की? फॉर फिजिक्स H.C. वर्मा, that is one thing like a Bible. It's work like a Bible. बाकी मेरे जो बैट्समैन से भी पूछता था, मैं कॉलेज में आके पूछता था कि तुम कौन सी किताब है, तो एक किताब जो सबने बनाई होती है H.C. वर्मा। हाँ, क्या नाम है? N.C. वर्मा। H.C. वर्मा फॉर फिजिक्स। और इसके बाद मैंने सिंगेज बनाई थी फॉर फिजिक्स, और फॉर मैथ्स जो हमारे सर मटेरियल देते थे वो बनाता था मेजॉरिटीली। और मैथ्स में क्या है कि ऑलमोस्ट सारे बुक में तो सभी क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस आर सेम, बाकी 20% आर डिफरेंट। तो मैथ्स में अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं पाओगे। बाकी मैं सिंगेज फॉलो करता था, मैं मेनली तो सिंगेज फॉलो किया था उसमें भी मैथ्स में। और केमिस्ट्री में फॉर ऑर्गेनिक MS चौहान, फॉर फिजिकल N अवस्थी, एंड फॉर इनऑर्गेनिक जो सर के नोट्स थे मेजरली वो। और कहीं मतलब कहीं पे डाउट आया तो गूगल कर लिया जाए, गूगल पे कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो कॉपी पेस्ट मार के गूगल पे स्कैन कर देख लो, तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते थे अच्छे अच्छे से, वहाँ से इनऑर्गेनिक का। आपने जैसे फॉर इनऑर्गेनिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज NCERT। हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए बस NCERT अगर आपको रटी हो ना तो ऑलमोस्ट आपसे 70-80% तो वहीं पे बन जाएंगे। बाकी अगर आपको उससे ज़्यादा एफर्ट मारना है तो पहले तो PYQ की। और हाँ सर, एक पॉइंट हम और भूल गए कि आपको असली कॉन्फिडेंस देगा PYQ। आप एग्ज़ाम से पहले ना जितना PYQ बना सकते हो उतना PYQ कीजिए। हाँ सर, यही है। दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी कॉपी गूगल की बात की है, आपके पास मोबाइल था अच्छा वाला? सर 12th तक नहीं था हमारे पास। जब हमारे 12th के बाद जब हमारा ड्रॉप लिए थे उसके 1 महीने पहले हमारे पास फ़ोन आया था। अभी है आपके पास ना? हाँ, अभी है, तब नहीं था 12th तक। मैंने देखा कुछ बच्चों के पास iPad रहता है, iPhone रहता है, उससे पढ़ाई करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है कि आज के समय में? सर दैट वर्क्स एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, क्योंकि वो एज अ डिस्ट्रैक्शन भी काम करेगा उससे एट द सेम टाइम। अब अगर उस पर क्या 10 तरह के रिसोर्सेज है, अब आप कौन सा चूज़ करोगे? हाँ, अब वीडियो देख रहे हैं आप, उसमें आपको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 2-3 लोगों के वीडियोस देख लिए, लेकिन आपको उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी कम है। करना है ऑनलाइन तो फिर एक जगह से करो, फोकस जगह से करो, ऐसा नहीं कि आप 10 जगह भटक रहे हो। दैट इज़ नॉट गुड वे। चलिए, आपसे बातें करके और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे निश्चित रूप से उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा होगा। कि मैंने देखा है कि वो बच्चे कुछ बुक खरीदना चाहते हैं, या हम भी जब भी कोई चीज़ अगर रिसर्च करते हैं तो किसी एक की बात नहीं मानते, हम बहुत सारे लोगों की सुनते हैं। लेकिन आपने पढ़ाई के इसके लिए आपने ये कहा है कि किसी भी एक, है ना? हाँ, किसी भी एक आपको जिसका अच्छा कंटेंट लगता है उसे फॉलो कीजिए, वरना मैं तो कहूँगा कि जहाँ आप ऑफलाइन कहाँ पे कोचिंग करते हो वही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। आपसे बातें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जो छोटी बहन है उससे भी बात किया जाए। आखिर में जो दर्शक देख रहे हैं, जो यूथ या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज जो कि जिससे उन लोग IIT में या जो और भी अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान उसमें उनका एडमिशन हो सके। देखिए, आपको अगर IIT में जाना है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करनी है। फर्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी, सेकेंड इज़ नेवर गिव अप इन एटीट्यूड। दैट इज़ 2 थिंग्स। आप अगर कंसिस्टेंस रहोगे, आप अगर अपना एफर्ट मारना नहीं छोड़ोगे तो आपका IIT में हो जाएगा। और जितनी तो आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि आप IIT करने के बाद क्या करना चाहते हो, क्या सपना है? सर, मेरा सपना तो ये है कि हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, कोई स्टार्टअप बनाए अपना, एज अ वैल्यू ऐड करे कम्युनिटी में। बट सर उसके लिए फर्स्ट लेकिन हमें कुछ बैकअप चाहिए। तो हम पहले तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाएंगे, उसके बाद जाके हम अपना सोच रहे कि स्टार्टअप ओपन करेंगे। अच्छा, मतलब आप नौकरी नहीं करना चाहते, अपना खुद का स्टार्टअप आप चालू करना चाहते? सर, फॉर इनिशियल पीरियड फॉर अबाउट 1 to 2 year आई वुड डू अ जॉब, आफ्टर देन आई विल एंटर इन अ स्टार्टअप फील्ड। चलिए, हमारी आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बहुत आगे बढ़े और आपने जो कुछ सोचा है आप उसे
हासिल कर लें।